बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैट्सन के चैप्टर 15 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में हमने किडनी के ऊपर एक्ट करने वाले ड्रग्स यानी कि डायूरेटिक्स को स्टडी करना है। और डायूरेटिक्स आपके नेफ्रॉन के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर पूरा इसी नेफ्रॉन के इर्द घूम रहा होगा। अब बाद का ये कंफ्यूजिंग हो जाता है किस सेगमेंट के अंदर क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, क्या चीज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, थोड़ी ये कॉन्सेप्ट चीज़ें होती हैं। तो पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा ऐसे तरीके से बताऊं कि चीज़ें आपको रिटेन हो जाए। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये पार्ट 1 की वीडियो और इसी की बेसिस पे मतलब ये फाउंडेशन बनेगी तो बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, डायूरेटिक्स के एक्शन समझ में आएंगे। ठीक हो की बात। इंट्रोडक्टरी पे अगर आप एक दफ़ा देख लेते हैं, एक तो बात वो ये बता रहे हैं कि जो डायूरेटिक्स हैं ये सिर्फ रीनल डिसऑर्डर्स में काम नहीं आते बल्कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में भी काम आते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, हम चाह रहे हैं ब्लड वॉल्यूम को कम करें, ज़्यादा करें, तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है यहीं पे हम लोग फ्लूइड की एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे घटाएंगे। और इसी तरह एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में भी ये काम आते हैं। अच्छा जी, अब वो यही बात कर रहे हैं कि जिसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, 4 मेन सेगमेंट्स हैं जिस पर डायूरेटिक्स काम कर रहे होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर इसी तरह से इसका होता है जी लूप ऑफ हेनले, इसमें थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये हो गया असेंडिंग। और इसको फिर फर्दर डिवाइड किया है हमने थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि यहाँ भी लूप डायूरेटिक्स काम करते हैं। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट जहाँ पर डायूरेटिक्स काम करते हैं वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और चौथा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये कलेक्टिंग डक्ट, जिसके ऊपर डायूरेटिक्स काम कर रहे होते हैं। तो हम एक एक सेगमेंट को सेपरेटली देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ पे किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है। डायूरेटिक्स या तो सोडियम क्लोराइड वगैरह की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे होंगे या वाटर की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अब कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सही होगी बात। सबसे पहले ये देख वैसे तो इस तरह की होती है नेफ्रॉन, थोड़ा सा मेरा थोड़ा मॉडिफाइड किस्म का नेफ्रॉन है, मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ किया है। तो ये हो गया इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। होता बेसिकली क्या है, ये हो गया आपके पास ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वो ब्लड जो आता है वो सारे ग्लोमेरुलस के अंदर से होता है। और फिर ये ईफ्रंट आर्ट्रियोल, ई फॉर एग्जिट, ठीक है, ईफ्रंट आर्ट्रियोल से निकलता है, एफ्रंट आर्ट्रियोल से आता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास कुछ सुराख होते हैं, वो फिजियोलॉजी एनाटमी उसको आप छोड़ें। बहुत सारा फ्लूइड और ग्लूकोस और अमाइनो एसिड और सारे ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इस ग्लोमेरुलस में से निकल के आ जाती हैं आपके इस कप लाइक स्ट्रक्चर में। इसको हम नाम देते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बोमैन्स कैप्सूल, और बोमैन्स कैप्सूल के अंदर सारी चीज़ें आ गई। सही होगी बात। बाकी जो ग्लोमेरुलस का फ्लूइड बचेगा वो चला जाएगा इस ईफ्रंट आर्टरियोल के अंदर। अब अगर हम ईफ्रंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन करवा दें, ठीक है, तो क्या होगा कि पीछे फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो निकल जाएगा ब्लड में से, ज़्यादा फिल्टर होकर बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएगा। सही। तो इस ईफ्रंट आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट कौन करवाता है, ये वैसे आपको बात बता रहा हूँ, एंजियोटेंसिन 2। हम सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब वैसे तो फिजियोलॉजी है ये, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपके पास स्पेशल मैक्यूलर डेंसर सेल्स होते हैं, वो रेनिन को रिलीज करते हैं। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो इधर ईफ्रंट आर्टरियोल्स पे काम कर रहा होता है। और ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने वाला एक और इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम देखेंगे वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मैकेनिज्म अभी आप गोली मारे, बस ये ध्यान में रख लेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो यहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करते हैं। अब इतना कुछ फिल्टर हो गया आ गया नेफ्रॉन में, इसमें से ज़्यादा चीज़ें बॉडी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। कहते हैं यार इतना कुछ तो यूरिन में नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ होती है वो हमने रीअब्जॉर्ब करनी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इसी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना वो काफ़ी भारी जिम्मेदारी होती है इसके ऊपर। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एटीपी का जो इस्तेमाल है वो पीसीटी के अंदर ही होता है और बहुत एनर्जी चाहिए होती है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। यहाँ पे बहुत एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, हम सोडियम को, बहुत सारी चीज़ों को हम मेनली यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही। और बाकी पर यूरिन को डाइल्यूट बनाना है, कंसर्वेटिव बनाना है, वो बाकी सेगमेंट्स को सोचने के काम है। तो बेसिकली आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर 65% ऑफ सोडियम, पोटेशियम और इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारा बाइकार्बोनेट या NaCO3, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। सही की बात। और 100, ये तो सारे आगे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जिनको हम रेगुलेट भी करते हैं, आगे जाके बढ़ते हैं घटते हैं। 65% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बाकी कुछ कहीं होगा, कोई होगा। लेकिन
बॉडी कहती है कि यार ग्लूकोज तो बहुत ही काम की चीज़ है, इसलिए अगर कोई ग्लूकोज ब्लड में से निकली ना तो 100% ऑफ द ग्लूकोज हमारा प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब हो जाता है 100%। और इसी तरह से अगर कोई अमाइनो एसिड छोटे मोटे निकल गए हैं तो हम कहते हैं प्रोटीन तो ज़ाया नहीं करनी, तो 100% ऑफ द अमाइनो एसिड जो हैं वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है ये 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में। सही की बात। उसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन की सिक्रीशन भी हो रही होती है, क्लोराइड भी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब हम थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली ज़रा लेके चलते हैं। सही की बात। लो जी, बेसिकली होता है कि आपके पास कि ये मेम्ब्रेन है, जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है और इसके बाहर ब्लड वेसल्स रन कर रही होती हैं। तो ये आप समझ लें, मैंने यहाँ पे थोड़े से सेल्स ड्रॉ कर दिए हैं और ये इसके बाहर एक ब्लड वेसल रन कर रही है। सही। तो अब इस एरिया को मैं थोड़ा जूम करके ड्रॉ करने लगा हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया आपके पास लूमेन, ठीक है। ये वाला जो लूमेन था वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आ गए हमारे पास उस लूमेन पे मौजूद सेल्स, सही है। और ये आपके पास गुजरी है ऊपर से ब्लड वेसल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब इसमें सबसे जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिएगा होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना नेचर बताने लगा इलेक्ट्रोलाइट्स की। इस नेचर को समझ के ना आपके लिए थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। यार ये जो सोडियम है ना, ये बनता है चाचा सबका। वो कहते हैं ना, जब कोई बंदा किसी और काम में टांग फंसा रहा हो तो कहते हैं तू चाचा लगता है। तो बेसिकली सोडियम जो है ना वो सबका चाचा ही लगता है। ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स को अपने साथ लेकर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने साथ लेकर जा रहा है, किसी के साथ काउंटर एक्सचेंज कर रहा है, किसी के साथ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हर मतलब बहुत सारी जगहों पे आपको सोडियम देखने को मिलेगा। और डायरेटिक्स भी फिर इसी को टारगेट करते हैं, कहते हैं ऐसी की तैसी, ये बहुत चाचा बन रहा था ना, इसकी ऐसी की तैसी। सही होगी बात। पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम जनाब बहुत ही दोगला है। आप देखेंगे कहीं पे वो निकल रहा है, वहीं से वापस चला जाता है, फिर वो रिअब्जॉर्ब होता है, वापस निकल आता है। तो इस तरह की चीज़ें देखेंगे। ये ओवरऑल आपको मैं साबित करूँगा इनकी नेचर के। पोटेशियम बहुत दोगला होता है, जैसे ये के दो निकले होते हैं तो बड़ा दोगला होता है। सोडियम जो होता है सबका चाचा बन रहा होता है। अच्छा जी, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो नवाब है ना, ये तो सारे के सारे रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता चाचा जी, आप हमें अंदर लेके जाएँ। तो ये तो सारे के सारे रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बाइकार्बोनेट जो है ना, ये थोड़ा नखरे वाला है। बाइकार्बोनेट को हम रिअब्जॉर्ब करना चाहते हैं, ज़्यादातर बाइकार्बोनेट जो है वो रिअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन बाइकार्बोनेट को रिअब्जॉर्ब करने के लिए थोड़े नखरे करने पड़ते हैं, आओ भगत करते हैं हम, ठीक है। और हाइड्रोजन बेचारा बड़ा मजलूम है। हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाइकार्बोनेट नहीं मान रहा अंदर आने के लिए, हम हाइड्रोजन को भेजते हैं कि याद आ जाओ जरा भाई को, बड़े भैया को मना के ले आओ। ठीक है जी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम चलता है। लो जनाबी वाली, यहाँ पे क्या क्या कुछ चल रहा होगा। को ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, सोडियम भी जा रहा है और वो अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी लेके जा रहा है। सही। इसी तरह एक और को ट्रांसपोर्टर होता है जिसमें सोडियम भी जा रहा होता है और उसके साथ अमाइनो एसिड भी जा रहे होते हैं। इस तरह की को ट्रांसपोर्टर को तो आप भूल जाएं। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक यहाँ पे एक्सचेंजर होता है जिसमें सोडियम अंदर जा रहा होता है और हाइड्रोजन उसके बदले बाहर आ रहा होता है। सही। एक पॉजिटिव आयन अंदर जा रहा है, एक पॉजिटिव आयन बाहर आ रहा है। बाय द वे साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो एटीपी होती है, मतलब जो सबसे बड़ा इंजन चल रहा होता है, वो यहाँ पे मौजूद सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, जिसमें सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा होता है और पोटेशियम को बाहर निकाला जा रहा होता है। पोटेशियम को मतलब सोडियम जो होता है वो ब्लड के अंदर जा रहा होता है और पोटेशियम ब्लड से सेल के अंदर आ रहा होता है। ओके की बात। तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, यानी कि यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल करके हम सोडियम को अंदर ले जाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर सेल के अंदर सोडियम की शदीद कमी होगी। अब जब सेल के अंदर सोडियम की कमी होगी तो सोडियम जो है वो तेज़ी से अंदर आएगा और चाचा जी अंदर आते हुए अमाइनो एसिड को भी अंदर ले जाएंगे, सारे अमाइनो एसिड को रिअब्जॉर्ब करवा देंगे। चाचा जी अंदर आते हुए आपके ग्लूकोज को भी अंदर ले जाएंगे, सारे ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करवा देंगे। इसी तरह चाचा जी अंदर जाते हुए फॉस्फेट को भी ले जाते हैं। PO4 जो है फॉस्फेट, उसको भी अंदर ले जाते हैं और फॉस्फेट को भी रिअब्जॉर्ब करवा देते हैं। ठीक। और आपको अगर ज़हन में हो, एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, इसको हम फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है फॉस्फेट को बॉडी से निकालना। तो पैराथायराइड हार्मोन भी फॉस्फेट को निकालने के लिए इस चैनल को इनहिबिट करता है ताकि फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब ना हो सके और फॉस्फेट यूरिन के थ्रू निकल जाए। तो पैराथायराइड हार्मोन के बारे में ध्यान में रखना कि पैराथायराइड हार्मोन फॉस्फेट की एक्सक्रीशन के लिए बेसिकली ये क्या करता है, कैल्शियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाता है और फॉस्फेट को ज़्यादा निकालता है। दोनों इफेक्ट्स हैं इसके। तो फॉस्फेट वाला जो इफेक्ट है वो हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू। ठीक होगी बात। हम ऐसा करते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं बैक साइड पे ताकि ये बातें मेरे साथ याद रहती रहें। पैराथायराइड हार्मोन का जो इफेक्ट है फॉस्फेट पे, वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू हो रहा है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली बात को समझने लगे हैं। लो जी, यहाँ पे आगे पास एक्सचेंजर था, सोडियम अंदर गया, हाइड्रोजन आगे बाहर। यहाँ पे थे हमारे पास बाइकार्बोनेट भाई, जो मैंने आपको बताया था नखरे वाले भाई होते हैं, इनको हमने करना रिअब्जॉर्ब।
सही है, ये लुमेन है ना, तो लुमेन बाइकार्बोनेट ज़ाया हो रहा था, हम इसको रीअब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा हाइड्रोजन को यार हाइड्रोजन जाओ ज़रा बड़े भाई को बना के लेके आओ। अब हाइड्रोजन क्या कहता है, ये है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट मिल के बन जाएगा H2CO3, और ये जो काम करवाया है ये करवाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सही की बात, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से मिला और बन गया H2CO3। ये काम किसने करवाया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने। ये H2CO3 ब्रेक करके बनेगा CO2 और H2O। जो H2O है वो वाटर है, वो तो आगे लुमेन में जाता रहे, वो लुमेन में जाता रहे, उसकी तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो CO2 है ये हो जाएगा वापस एब्जॉर्ब। सही होगी बात, तो CO2 हो गया एब्जॉर्ब। अंदर जब जाएगा ये CO2 तो जाहिर सी बात है अंदर भी वाटर तो मौजूद है, वाटर तो ऐसी खुली चीज़ है ना, उसका तो मसला ही कोई नहीं होता। ठीक है जी, तो वाटर और CO2 मिल के दोबारा बन जाएंगे H2CO3, आई एम वेरी सॉरी, H2CO3 जैसे यहाँ पे था। और इस H2CO3 को दोबारा हम तोड़ लेंगे और तोड़ के बना देंगे हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट। अब इसको तोड़ के जो हाइड्रोजन बनी है वो तो आपको पता है बाहर जा रही है, और इसको तोड़ के जो बाइकार्बोनेट बनती है वो हो गई ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब। तो अल्टीमेटली इस सारे साइकिल में क्या हुआ, हाइड्रोजन को हमने बाहर भेजा था, घूम घुमा के वो वाटर के थ्रू निकल गई, अंदर से हमने और वाटर पकड़ा, हाइड्रोजन तो दोबारा वापस आ गई, कोई खास ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एसिड की सिक्रीशन हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि बाइकार्बोनेट को हमने ब्लड तक पहुंचा दिया। पहले हमने उसको H2CO3 में कन्वर्ट किया, फिर CO2 में कन्वर्ट किया, फिर अंदर लेके गए, दोबारा उसको बाइकार्बोनेट कन्वर्ट किया और उसको अंदर ले गए। तो इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं बेसिकली, हाइड्रोजन को हम सिक्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के जरिए ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और ये करते करते सारा आपका अंदर चला गया। ओके ओके, बात क्लियर हो गई, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मज़े की बात ये है, हमारे पास कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो इस कार्बोनिक, वैसे इस वीडियो में मैं डायूरेटिक्स को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ब्रीफ थोड़ा थोड़ा हर डायूरेटिक को बता दूँगा ताकि ओवरऑल चैप्टर जो है डिस्कस हो जाए। अब हमारे पास ऐसा डायूरेटिक होता है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देता है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो जाता है तो ये जो हमने सारे नखरे संभाले थे बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो नखरे हो ही नहीं पाएंगे, बाइकार्बोनेट लूज हो जाएगा, यूरिन का थ्रू निकल जाएगा। अब जाहिर बात है बाइकार्बोनेट अल्कली होती है, बेस होती है, तो जब बेस यूरिन के थ्रू निकल जाएगी तो बॉडी के अंदर बेस कम रह जाएगी, यानी कि बॉडी के अंदर हो जाएगा एसिडोसिस। तो जो एसिटाजोलामाइड होता है या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है वो करवाते हैं एसिडोसिस। लेकिन ये वाली बात अभी आप दिमाग से निकाल दें, वैसे ही एक ब्रीफ से ओवरव्यू दी है, ये इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही की बात, अभी ये प्रोसेस समझाना मकसूद था कि सोडियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर आया, ये सारा कुछ चल गया। ओके की बात। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मिनी कैटजन की डायग्राम, जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को लेकर जाता है, SGLT2 इनहिबिटर आपको पता है ना, वो डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को यूरिन में निकालने के लिए, वो भी यहाँ पे आता है। बहरहाल इसका इस चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, गोली मारे। सोडियम ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करवाता है, सोडियम फॉस्फेट को अब्जॉर्ब करवाता है, सोडियम अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब करवाता है, ये तो बात मैंने आपको बता दी। सही। दूसरा ये आपने प्रोसेस देख लिया, सोडियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर आया, सोडियम हाइड्रोजन मिल के H2CO3 बने विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2CO3 दोबारा टूटे H2O और ये लिखा हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, टूटे H2O और CO2, और इसमें CO2 जो वापस एब्जॉर्ब हो गया और अंदर जाकर यही काम किया, और यहाँ जाके बाइकार्बोनेट वापस ब्लड में चला गया। अच्छा मजे की बात देखो, बाइकार्बोनेट को ब्लड में जाने के लिए भी चाचा जी आ गए, बाइकार्बोनेट ब्लड में जा रहे विद द हेल्प ऑफ सोडियम। ठीक है ना, चाचा जी मैंने कहा था आपको, हर जगह देखोगे आप इन चाचा जी को। सही होगी बात। तो यहाँ पे सोडियम आ गया उसको अंदर जाने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, आई होप सो के समझ में आ गई होगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको और बतानी है। आप ही सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये बात डिस्कस की थी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल के अंदर 65% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो तो नज़र आ ही रहा है कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। पोटेशियम भी मैंने कहा था रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अभी तक हमने पोटेशियम का सिर्फ इतना पढ़ा है कि यहाँ पे एक पोटेशियम मौजूद है जो कि ब्लड से निकल रहा है। तो आप कहेंगे यार पे पोटेशियम रीअब्जॉर्ब, ये क्या सीन चल रहा है, तो पोटेशियम निकल रहा है, तो ये जो निकल के सेल में आ रहा है ये कहाँ जाता है? सोडियम तो चलो आई जा रहा है वापस अंदर, समझ में आ रही है, जो पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है वो कहाँ गया? तो ये एक बड़े मज़ेदार किस्म का यहाँ पे चैनल होता है जो पोटेशियम को अंदर लेके जाता है। यहाँ पे एक चैनल मौजूद है जो कि पोटेशियम को अंदर लेके जा रहा है और क्लोराइड के साथ मिला के अंदर लेके जाता है। तो पोटेशियम दोगला निकला कि नहीं निकला, ये देखो, यहाँ से ब्लड से निकला और आया लुमेन में, ठीक है, लुमेन में नहीं सॉरी सेल के अंदर आया, वापस ब्लड में चला गया। मैंने कहा था ना पोटेशियम बड़ा दोगला आदमी है। भजन देखो,
सोडियम को तो अंदर कर रहा था, ठीक है, तो ये तो एटीपी इस्तेमाल किया हमने, पोटेशियम सेल के अंदर आया और यहाँ पे इसने कहा अच्छा क्लोराइड भाई आओ तो मैं लेके मैं अंदर चला जाऊँ, तो खुद बाहर आया और अंदर चला गया। सही, लेकिन इस प्रोसेस में आप कहेंगे कि ना सिक्रीशन हुई ना एब्जॉर्प्शन हुई, ब्लड से आया था ब्लड में चला गया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 65% ऑफ पोटेशियम एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो जो पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है वो बेसिकली लूमेन में से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसके लिए कोई खास चैनल वगैरह नहीं बनाया हुआ। क्यों नहीं बनाया हुआ? क्योंकि वो पोटेशियम पैरासेलुलरली एब्जॉर्ब होता है, जो सेल के दरमियान जगह होती है वहाँ से आपका पोटेशियम ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके होगी बात। एक और बड़ा मज़ेदार चैनल है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ ना वैसे कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, मेन जो आपके डायूरेटिक के लिए इंपॉर्टेंट थी वो यही वाला था, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला पढ़ा है ना हमने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी बातें चलो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बन जाएंगे, अच्छी बातें डिस्कस कर रहे हैं हम। यार क्लोराइड अंदर जा रहा ना, ठीक है, तो क्लोराइड कहाँ से आया? ये देखो ये एक और एक्सचेंजर है जो कि क्लोराइड को अंदर लेके जा रहा है, बेस को बाहर लेके जा रहा है। आप कहेंगे ये बेस जो है यानी बाइकार्बोनेट होती है ना बेस, इतने नखरों संभाल संभाल के तो हम बाइकार्बोनेट को अंदर लेके आए थे, ये बाइकार्बोनेट को फिर बाहर भेज रहे हैं। तो ओवरऑल देखो हुआ क्या, इसने सोडियम को अंदर किया, हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया, इसने क्लोराइड को अंदर किया, बाइकार्बोनेट को बाहर भेज दिया। ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा बाइकार्बोनेट जाएगा, इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, ये एक दूसरे के नखरे संभालेंगे, करते करते बाइकार्बोनेट तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी तो टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आप देखो सियानापन ये चल रहा है कि इस सारी स्टोरी के अंदर सोडियम और क्लोराइड ये एब्जॉर्ब हो गया। तो ओवरऑल हुआ ये कि सोडियम क्लोराइड जो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट को भी हमने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी। इसके अलावा मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊँ प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल के बारे में, तो वो ये है कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल इस सेगमेंट में ब्लड में से कुछ चीज़ें सिक्रीट होती हैं और उसको कहते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ख़ास तौर पे अक्सर डाययूरेटिक्स भी यहाँ पे सिक्रीट होते हैं। जैसे पता है डाययूरेटिक्स हैं, लूप डाययूरेटिक्स उन्होंने यहाँ पे एक्शन करना है, कुछ डाययूरेटिक्स उन्होंने यहाँ पे एक्शन करना है, ठीक है, वो डाययूरेटिक्स भी इधर ही सिक्रीट होकर आ रहे होते हैं। कुछ ना कुछ जारी बात है यहाँ से भी निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिक्रीशन होती है। ओके ओके बात। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर यूरिक एसिड की भी एब्जॉर्प्शन होती है। सही की बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इसका जो शुरू का हिस्सा होता है ना अर्ली पीसीटी, वहाँ पे यूरिक एसिड बहुत सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो सिक्रीशन वाली जगह आती है वहाँ पे यूरिक एसिड थोड़ा बहुत सिक्रीट भी होता है, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होगा कि यूरिक एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है। सही, नेट इफेक्ट क्या होगा, पोटेशियम की भी एब्जॉर्प्शन होती है। नेट इफेक्ट क्या होगा, बाइकार्बोनेट की भी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये पीसीटी जो होता है भाई, ये बहुत सारी चीज़ों की आपके पास एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। NH3 के साथ एब्जॉर्प्शन की, ग्लूकोज माइनस एसिड सारी बातें डिस्कस कर ली। और मजे की बात ये, जब जारी बात है इतना सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, इतने इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे होंगे, तो उनके साथ साथ पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पानी की आइसोटोनिक रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कोई कंसंट्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होती, ना हम कहते हैं बहुत डाइल्यूट कर दिया, ना हमने बहुत कंसंट्रेट कर दिया, बस इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने अपना बचा लिया, इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ पानी भी चला गया। ऑलराइट जी, यहाँ तक हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंप्लीट होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था, मतलब काफ़ी लेंथी था ये, इंपॉर्टेंट तो खैर लूप भी काफ़ी है। अच्छा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है हमारे पास थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, इट इज़ वेरी मच परमिएबल टू H2O। इसकी हाई परमिएबिलिटी होती है वाटर के लिए। सही होगी बात। तो होगा ये कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारा जो वाटर है वो जो है वो जनाब वाली रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। ये H2O रीअब्जॉर्ब हो रहा है। वाटर क्यों रीअब्जॉर्ब होगा? अब अगर आप ओवरऑल देखो ना, ये किडनी है, किडनी के अंदर ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये जो अंदर डीप पोर्शन है जिसके अंदर ये लूप ऑफ हेनले जा रहा होता है, ये क्या क्या ला रहा होता है, रीनल मेडुला। अब जो रीनल मेडुला होता है ना, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वाटर डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे बस कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है, सिंपली वाटर डाइल्यूट से कंसनट्रेट की तरफ ट्रेवल कर रहा है। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, लूमेन के अंदर मौजूद जो फ्लूइड है वो कंसनट्रेट होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स उतने ही हैं और वाटर कम होता चला जा रहा है। तो नीचे आते हुए ये कंसनट्रेटिंग सेगमेंट आप कह सकते हैं कि जो यूरिन है वो कंसनट्रेट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। ठीक हो के बाद यहाँ तक वाटर वाली चीज़ें थी। अब जो आ गया ना थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर के लिए बिल्कुल भी परमेबल नहीं होता। ये भी परमेबल नहीं होता, थिक असेंडिंग लिम्ब भी परमेबल नहीं होता, और इवन अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी वाटर के लिए परमेबल नहीं होती। तो यानी कि वाटर की ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हमने यहाँ पे कर ली, बाकी फिर हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाकर सोचेंगे। फिलहाल अब हमने वाटर की एब्जॉर्प्शन को भूल जाना है। सही होगी बात। थिन असेंडिंग लिम्ब भी ज़रा बेकार से है, तो थिन जो लिम्ब है ना वो बेकार है, डिसेंडिंग भी असेंडिंग भी उसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास ये वाला थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी मैं आपको एक जूम्ड पिक्चर दिखाता हूँ। सही की बात। तो समझ लो कि यहाँ पे भी सारे सेल्स मौजूद हैं। ये हो गया लूमेन, ये हो गया सेल्स, और इधर आ गया ब्लड।
तो ये हो गया आपके पास लूमेन, बल्कि सेल तो बहुत ही पतला बना रहा है, इसमें तो कुछ समझाया ही नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास सेल्स और ये आ गया हमारे पास ब्लड। ओके की बात, ये लूमेन है। अच्छा मैं लिख भी देता हूँ लूमेन। अब होता बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा ही ख़ास किस्म का ऐसे चैनल मौजूद है। ठीक, ये चैनल क्या करता है, कुछ चैनल से ना सोडियम को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, पोटेशियम को निकाल रहे हैं, सोडियम के साथ फॉस्फेट को लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये चैनल 4 आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस का करता है, एक अदद सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, एक अदद पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करता है, और 2 क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करता है, 2 क्लोराइड नेगेटिव को रीअब्जॉर्ब करता है। टोटल 4 आयंस को लेकर जा रहा है। ठीक है बात, इन 4 आयंस में से 2 आयंस है पॉजिटिव आयंस, सोडियम और पोटेशियम, और क्लोराइड भी 2 ही लेके जा रहा है, यानी कि 2 पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं, 2 नेगेटिव आयंस जा रहे हैं। ठीक है बात, तो लुमेन के अंदर जो चार्ज है उसको हम ज़्यादा तब्दील नहीं करते। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था पोटेशियम इंतहाई दोगला आदमी होता है, इसका दोगला अपना कभी भूलना नहीं है आपने, बहुत दोगला है ये। तो होता पता बेसिकली क्या है, सोडियम रिजॉल्व हुआ, ये हुआ, यहाँ से फिर आगे पास हुआ, आपको पता है हर जगह पे तकरीबन वो लगा हुआ है एटीपेस पंप, जो कि सोडियम को इधर करता है, पोटेशियम को इधर करता है, वो एटीपेस पंप तो लगा हुआ ही है ना। ठीक होगी बात, उसको तो आपने भूलना नहीं है। क्लोराइड का यहाँ पे सिंपल चैनल मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्लोराइड जो है वो अंदर चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, उसकी भी कोई ज़्यादा पेचीदा बात नहीं है। सही होगी बात। लेकिन पोटेशियम बहुत दोगला है भाई, मैंने पहले बताया था दोगला होता है ये। तो कुछ पोटेशियम तो बजर रीअब्जॉर्ब होगा, ये आपको पता है, यहाँ से ब्लड से आ भी रहा था, ये जो आता है ये तो अक्सर वापस चला जाता है ना, ये तो दोगला आदमी था। ठीक है, जो लूमन से पोटेशियम आया था ना, उसमें से कुछ पोटेशियम वापस लूमन में लीक आउट कर जाता है। समझ आई बात की, कितना दोगला निकला पोटेशियम। अब हुआ बेसिकली क्या, देखो 2 पॉजिटिव गए थे, 2 नेगेटिव गए थे, चार्ज बिल्कुल नॉर्मल था। अब उनमें से थोड़े पॉजिटिव वापस चले गए हैं, इसका मतलब है अब लूमेन जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। सही, अब इस डेवलप होने वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से लूमेन के अंदर मौजूद कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे जिसको रिपेल करेगा पोटेशियम। तो लूमेन के अंदर जो मौजूद कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, उसको ये पोटेशियम रिपेल करता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैरासेलुलर रूट का मतलब होता है सेल के दरमियान जो हिस्से होते हैं, पैरासेलुलर रूट से कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू दी ब्लड। तो लूप डायूरेटिक एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम। लूप डायूरेटिक कह रहा हूँ, थिक असेंडिंग लिंब ग्लूकोन फैनले। सही की बात। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास डायूरेटिक होता है जिसको कहते हैं लूप डायूरेटिक। वो लूप डायूरेटिक बेसिकली इसको इनहिबिट करता है। जब इसको इनहिबिट करता है, जाहिर सी बात है ये कैल्शियम मैग्नीशियम की भी ऑप्शन कम हो जाती है, सोडियम सबकी ऑप्शन जो है वो कम हो जाती है। ओके होगी बात, ये हो गया। अच्छा 65% ऑफ सोडियम हमने कहा था यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, 20% सोडियम जो है वो लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो टोटल 85% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के बारे में हमने कहानी पढ़ ली। अब जारी बात है, नीचे आते हुए यहाँ पे जो यूरिन था वो बहुत कंसनट्रेट होता है क्योंकि वाटर निकल रहा था। अब वाटर निकलना बंद हो गया, सोल्यूट्स निकल रहे हैं यूरिन में से, तो यूरिन दोबारा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एरिया में यूरिन डाइल्यूट हो रहा है। सही। अब जो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसको तो खास तौर पे हम डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बेसिकली कहानी यही चल रही है कि वाटर ने रीअब्जॉर्ब नहीं होना और सोल्यूट से रीअब्जॉर्ब हो जाना है। तो ये भी मैंने यहाँ पे सेल्स दिखाए हुए हैं, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये होगा आपके पास डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये ऊपर ड्रॉ कर दिया हमने सेल्स। तो यहाँ पे भी एक चैनल होता है जो कि आपके पास Na और Cl इसको रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है, सोडियम को और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है। सिंपल सी कहानी, सही की बात। अब लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो कि यहाँ पे मैंने मजीद आपके साथ डिस्कस करनी है। वो क्या, जहाँ पे मेरे यहाँ पे ना कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। जैसे लूप में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, वैसे ही यहाँ भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। वैसे तो पीसीटी के अंदर भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको खास रेगुलेट नहीं कर पाते थे। वो बस एक नॉर्मल सी होती है और वो होनी होती है, उसको ना ज़्यादा बढ़ा पाते हैं ना कम बढ़ा पाते हैं। ये वाली जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन थी वो आपको पता है लूप डायूरेटिक से इफेक्ट हुई थी। अगर ये चैनल इनहिबिट हो जाएगा तो कैल्शियम की ऑप्शन भी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है जनाब भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, चैनल है, यहाँ से लेके कैल्शियम को अंदर, लेकिन मज़ीद आगे ले जाने के लिए कैल्शियम भाई तो जा रहे होते हैं अंदर और साथ चाचा जी आते हैं बाहर। हर जगह सोडियम टांग फंसाई हुई अपनी। ठीक है, सोडियम बाहर आ रहा है और कैल्शियम अंदर जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ भी आपने देखा कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन हुई और यहाँ पे फिर सोडियम बाहर आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको।
अब ये सोडियम आप कहेंगे फिर यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड आ रहा है, तो ऊपर जाता कैसे है वो? फिर हर जगह की तरह यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम ATPase पंप होगा, इंजन होगा सोडियम का, जो सोडियम को ऊपर लेके जाएगा, पोटेशियम को बाहर लेके आएगा। और पोटेशियम आपका दोगला आदमी है, पोटेशियम ने यहाँ से बाहर आके उड़ुक वापस घूम के ना चले जाना है, इसलिए वो तो आपने टेंशन लेनी कभी नहीं है ना। पोटेशियम बड़ा दोगला आदमी है भाईजान, इसकी तो दोगलापन अभी हम इंशाल्लाह कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे ना, इसका दोगलापन बराबर करेंगे ऐसी की तैसी इसकी। ऑलराइट जी, ये जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है इसको इनहिबिट करता है, सॉरी इसको इंक्रीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन ने फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने के लिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट किया था, और यही पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ये आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने के लिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करता है। ओके बात यहाँ तक बातें कंप्लीट होगी मैं पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। आई होप सो कि ये आपको ये वाला ट्यूब्यूल जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल समझ आ गया। मेनली क्या हो रहा है इसमें? सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन हो रही है, सोडियम सबका चाचा बनता है, ये बात आपको पता है। और यहाँ पे आपको पता चला कि कैल्शियम को रिअब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर मौजूद होता है। सही होगी बात? ऑलराइट जी, ये तो बातें होंगी बहुत गुड, वेरी वेरी गुड। अब इसका यहाँ पे जो डायूरेटिक काम करता है उसका नाम है थायाजाइड डायूरेटिक्स। सो बेसिकली थायाजाइड डायूरेटिक्स आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब आते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। कलेक्टिंग डक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इसका PCT CCT जो है ना वो उसको तो आप भूल जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट लंबा जरूर था लेकिन सिंपल था। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना भाईजान बहुत ही मज़ेदार है। अब कलेक्टिंग डक्ट में ना समझ लो कि ये आपके पास आ गए सेल्स और यहाँ पे आ गया ब्लड, ठीक है, लुमेन सेल ब्लड। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लूँगा आपकी बैक साइड पे, ठीक हो गया। ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट का लुमेन, ठीक है। ये आ गए जनाबे वाली इधर सेल्स यार, बल्कि ना आपकी बुक में ज़रा उन्होंने ऑपोजिट साइड पे बनाया हुआ है, लुमेन इस तरफ बनाया हुआ है, तो मैं उसी तरह बनाया था ताकि ये आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। वो होता है ना एक बंदे के ज़हन में इमेज ड्रॉ हो रही होती है तो वो उस इमेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर मैंने दूसरी तरफ बना दिया तो। ये समझ लें आपकी कलेक्टिंग डक्ट की लुमेन आ गई, ठीक है। ऐसा समझ लेना कि ये कलेक्टिंग डक्ट थी ना, तो मैं ये वाली साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर लुमेन है, ये सेल्स हैं, और इधर आपके पास ब्लड वेसल आ गई। तो ये लुमेन आ गया, ये आ गए सेल्स, और ये आ गई ब्लड वेसल्स। तो ये हम लिख भी देते हैं कि ये हो गया ब्लड, ये हो गया सेल, और ये हो गया लुमेन। बाज़ का पेपर में ये डायग्राम बनाने को भी आए थे ये, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके टीचर किस तरह के हैं, बाज़ का दे भी देते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है सोडियम हमने काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब भी किया था, लेकिन कुछ ना कुछ सोडियम होता है, हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। तो सोडियम मोहतरम जो है वो आपके पास सेल के अंदर जाना पसंद फरमाएंगे। मज़े की बात यह कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, जो मैंने 3 बनाया ना, बेसिक 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स और दूसरे को कहते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। अब इंटरकैलेटेड सेल्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स और बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स, ठीक होगी बात। तो 3 तरह के सेल्स आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद होते हैं, ये वाली बात याद रखने लिए। अब प्रिंसिपल सेल्स के अंदर क्या हुआ? सिंपली सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया। अब चाचा जी जो है ना वो बस तमीज़ से ही आ गए, ना किसी को अपने साथ लेके आए हैं, ना किसी के एक्सचेंज किया है, बस चाचा जी तमीज़ से आ गए। सही होगी बात। यहाँ पे हर सेल की तरह यहाँ पे इंजन मौजूद होगा जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। सही। पोटेशियम के दोगलेपन का बंदोबस्त तो यहाँ पे किया हमने। अब हमने कहा भाई लुमेन से एक पॉजिटिव आयन बाहर आया है तो एक पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आया है तो एक पॉजिटिव को वापस भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम का चैनल बनाया हुआ है और पोटेशियम जो है वो सोडियम को कंपनसेट करने के लिए बाहर जाता है। चाचा जी कहते हैं भाई दोगले आदमी निकल। सही होगी बात। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम को दोगलापन नहीं करने दिया, वो आ रहा था उसको हमने लुमेन में निकाल दिया। ये वाहिद जगह आपको मिलेगी जहाँ पे हम पोटेशियम को लुमेन में निकाल रहे हैं, वरना तो भाई पीसीटी के अंदर वो पैरासेलुलर पाथवे से निकल गया था, हर जगह वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पोटेशियम को निकालते हैं और जितना ज़्यादा सोडियम आपके लुमेन में आ रहा होगा, याद रखिएगा जितना ज़्यादा सोडियम लुमेन में आ रहा है उतना ही पोटेशियम लुमेन में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, सोडियम की जब ऑप्शन को इनहिबिट करते हैं तो सारी वजह ज़्यादा सोडियम आता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमने सोडियम के ऑप्शन को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया, सोडियम के ऑप्शन को यहाँ इनहिबिट कर दिया, सोडियम के ऑप्शन को यहाँ इनहिबिट कर दिया, तो आपके यूरिन में ज़्यादा सोडियम आ रहा होगा और फिर वो सोडियम कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब होगा। तो जब सोडियम कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब होगा उतना ही पोटेशियम निकलेगा। इसका मतलब ये है कि जब सोडियम यहाँ पर ज़्यादा होता है तो पोटेशियम निकलता है। पोटेशियम निकलने से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? पोटेशियम की कमी। तो ये डायूरेटिक्स चूँकि पीछे वाले हिस्सों में सोडियम के ऑप्शन को इनहिबिट करते हैं और यहाँ पे सोडियम की ऑप्शन ज़्यादा हो जाती है निस्बतन, तो ये डायूरेटिक्स जो होते हैं ज़्यादातर पोटेशियम की कमी यानी कि हाइपोकैलेमिया कॉज करवाते हैं। सही होगी बात। पोटेशियम निकल गया। आगे जाता है ना इंटरकैलेटेड सेल्स।
इस पे जो अल्फा सेल है ना, ए से अल्फा, ए से एसिड, बी से बीटा, बी से बेस। अल्फा सेल जो होते हैं ना, ये करते हैं एसिड को सिक्रीट। सही होगी बात। अब अल्फा सेल ने क्या करना है जनाबे वाली, एटीपी की मदद से हाइड्रोजन को निकालना है। दूसरी तरफ ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बेचारा मैंने आपको बताया था मजलूम है, इसको हम हमेशा इस्तेमाल ही करते हैं। पहले प्रॉक्सिमल कन्वर्टिब्यूल में इस मजलूम को हमने इस्तेमाल किया था कि यार तुम ज़रा बाइकार्बोनेट को लेके आओ, ठीक है। अब हम दोबारा इसको कहते हैं कि यार वो ना हमारा दोगला बंदा जो है ना वो ज़रा ज़ाया हो रहा है, तो तुम थोड़ा उसको बचाने की कोशिश करो ना। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन निकलता है और पोटेशियम थोड़ा बहुत वापस रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक होगी बात। तो पोटेशियम में दोगला फिर आदत नहीं बदली इसकी, कुत्ते की दुम को आप पाइप में डाल दो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, ये फिर देख लो, ठीक है। ये निकला था, हमने बिला एक दफ़ा कहा कि दोगलापन ख़त्म करते हैं, बाहर निकालते हैं, लेकिन भाईजान वो फिर अंदर चला गया है। ठीक होगी बात। तो बस बहुत तेज़ है ये, इसको वेरी नोटी। बहरहाल कुछ ना कुछ फिर भी वेस्ट होगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपने पोटेशियम के बारे में देख लिया। अब जो बीटा सेल है ना, ये वैसे फार्माकोलॉजी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वाला कोई डायूरेटिक बीटा सेल पे एक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट किस्म का ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टर क्लोराइड को अंदर लेके जाता है और बाइकार्बोनेट को बाहर लेके जाता है। इस ट्रांसपोर्टर का हमने नाम भी रखा हुआ है पेंड्रिन। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम रखा हुआ है। सही बात। क्लोराइड को अंदर लेके जा रहा है, बाइकार्बोनेट को बाहर लेके जा रहा है। मैंने पहले कहा था बीटा वाले बेस को निकालते हैं, अल्फा वाले एसिड को निकालते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कलेक्टिंग ड्रग के अंदर डोमिनेंट क्या करता है, एसिड निकलता है। सही होगी बात। पोटेशियम निकलता है। सही होगी बात। जितना ज़्यादा सोडियम आएगा उतना पोटेशियम निकलेगा, उतना एसिड निकलेगा। यार ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा सोडियम लुमेन में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट की लुमेन में, उतना ही पोटेशियम निकलेगा, उतना ही हाइड्रोजन निकलेगा, एसिड निकलेगा। ठीक है बात। एसिड के निकलने से क्या होता है, अल्कलोसिस। इसीलिए अक्सर डायूरेटिक्स अल्कलोसिस कॉज करवाते हैं क्योंकि एसिड निकल रहे होते हैं। तो जितने डायूरेटिक्स सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे आके अल्कलोसिस कॉज करवा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास कलेक्टिंग डक्ट का सिलसिला। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। वो क्या, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, इसको इनहिबिट करते हैं आपके पोटेशियम स्पेरेंट डायूरेटिक्स। और ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ई नैक, क्योंकि एपिथेलियम पे ये सोडियम का चैनल है ना, तो ई सोडियम चैनल, तो ये ई नैक कहलाता है। इस ई नैक को भी इनहिबिट करते हैं आपका ये जो ट्राइएमिट्रीन वगैरह, एमिलोराइड वगैरह है, तो ये भी करते हैं। ठीक होगी बात। तो ये तो हो गया पोटेशियम स्पेरेंट डायूरेटिक्स। उसके अलावा भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो बड़ी मज़े की बात है, और वो ये बात है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं चीज़ों को ताकि दोबारा डायग्राम बना सकें हम। ये देखो जी, यहाँ पे हमने सारा कुछ कर लिया। अब जनाबे वाली, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा रीनल मेडुला होता है, नीचे वाले हिस्से में मैंने आपको बताया था अगर वाटर की परमिबिलिटी होगी तो वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ पे भी आपका वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है। जितने ज़्यादा एक्वापोरेन सेल की मेम्ब्रेन पे होंगे उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी जितने वाटर के चैनल होंगे उतना वाटर रीअब्जॉर्ब होता जाएगा। तो वाटर के चैनल्स को रेगुलेट करता है ADH। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा वाटर चैनल्स बना देगा, ज़्यादा वाटर की रिजॉर्प्शन हो जाएगी। ये भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बाय द वे ये लूप पर के डायग्राम का बाद में खुद ही देख लेंगे, मैं तकरीबन सारी चीज़ें पढ़ा तो दी हैं। ये देखिएगा, ये वाटर के चैनल्स मौजूद हैं। जितना ज़्यादा आपके पास वेजोप्रेसिन आएगा, ADH को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। जितना ADH आएगा वो उतने ज़्यादा वाटर चैनल्स बढ़ा देगा, उतनी वाटर की रिजॉर्प्शन हो जाएगी। ओके होगी बात। ये लुमेन है तो यहाँ से रिजॉर्ब हो रहा है और फिर ब्लड में जा रहा है। याद रखना ADH के ना 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है V1 रिसेप्टर, एक होता है V2 रिसेप्टर। जो V1 रिसेप्टर होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। जो V2 रिसेप्टर होता है वो यहाँ पे किडनी के अंदर बेसिकली एक्ट कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा जी, एक्वापोरेंस को हमने बढ़ा दिया है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे यूरिक एसिड की भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन यूरिक एसिड यहाँ पे होता है रीएब्जॉर्ब और फिर आपके लूप ऑफ हेनले में वापस चला जाता है लुमेन में। तो आप कहेंगे फिर ये टोपी ड्रामा किया क्यों भाई, इधर से आपने उसको निकाला वहाँ से वापस कर दिया। यार पता क्यों किया, देखो मैंने ये बात आपको बताई भी है कि ये जो रीनल मेडुला होता है ये बहुत कंसनट्रेटेड होता है, इसलिए वाटर को खींचता है। तो इसकी कंसनट्रेशन की वजह क्या है, एक तो वजह ये है कि थिक असेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हेनले से सोडियम जो होता है वो सारा मेडुला के अंदर आता है, ठीक। और दूसरी वजह हम यहाँ पे यूरिक एसिड को भी जमा करके रखते हैं। हम कहते हैं ठीक है यूरिक एसिड तुमने यूरिन में निकल है ना, थोड़ी देर सब्र कर लो। कहते चलो कर लेता हूँ सब्र। हम कहते तुम यहाँ पे निकलो, जब यहाँ आएगा तो ये पहले एरिया कंसनट्रेटेड रहेगा ना, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर इसको कहते हैं चलो तुम वापस जाओ, गुड बाय।
तो वो वापस चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे निकालते रहते हैं यूरिक एसिड को, ज़रा यहाँ पे साइकिल चलाते रहते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा वेस्ट भी होता रहता है, दही पता यूरिक एसिड निकलता भी है, लेकिन हम थोड़ा बहुत मेडुला के अंदर भी उसको रखते हैं। अब जितना ज़्यादा ADH होगा उतना ज़्यादा यूरिक एसिड को यहाँ पे निकालते हैं। तो यानी कि ADH वाटर के ऑप्शन को दो तरीकों से बढ़ाता है। नंबर एक, एक्वापोरेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वाटर कंसनट्रेटेड एरिया की तरफ आता है, और दूसरी तरफ इस एरिया को ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाने के लिए यूरिक एसिड भी कहता है भाईजान तुम ज़रा बाहर आओ ना, ऐसी की तैसी। चलो की बात, तो ये हमारे पास सारी फिजियोलॉजी थी। इसी के कॉन्सेप्ट्स की बेस पे इंशाल्लाह बाकी सारी वीडियोस बनेंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से डायरेक्टिक्स समझ में आएंगे। आने वाली वीडियोस में मैं बिग कैटन से डायरेक्टिक्स के जो कुछ क्लिनिकल इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, क्या उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्या फार्माकोडायनामिक्स है, उसका एल्कलॉसिस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एसिडोसिस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू भाई, वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।